चलिए, वनडे के एग्ज़ाम के लिए जो होता है, जो परीक्षाएँ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन की हम व्याख्या करेंगे आज कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जो बहुत आप जो होता है स्पीड बढ़ाकर इन क्वेश्चनों को जो होता है ध्यान से पढ़ सकते हैं। सामने आपका वीडियो का एग्ज़ाम है, ठीक है? और पुलिस का एग्ज़ाम है, ठीक है? सीटेट का एग्ज़ाम है। सीटेट के लिए भी जो होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन। इसलिए बिना देर के हुए हम शुरू करते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर पर आकलन किया जाता है परिवार, उपभोग और व्यय के आधार पर। ठीक है, आकलन भारत की जो निर्धनता होती है इसका आकलन किया जाता है परिवार, उपभोग या व्यय के आधार पर। दूसरा, भारत में गरीबी का अनुमान का आधार क्या है? गरीबी का परिवार का उपभोग व्यय, यही क्वेश्चन जो होता है इसका कर दिया गया। ठीक है, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। तो शहरियों के लिए जो होता है 2100 कैलोरी है, लेकिन अगर पूछा जाता है ग्रामीण के लिए, तो ग्रामीण के लिए आप बताएंगे 2400 कैलोरी। ठीक है, शहर के लिए बताया गया यहाँ पर 2100 कैलोरी और ग्रामीणों के लिए 2400 कैलोरी। भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया कैलोरी पर। ठीक है, किस पर? कैलोरी पर जो था। मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया था सन 1997 में। ठीक है, 1997 में। आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है, हमने बताया ना, व्यय के आधार पर, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण का आधार है उपभोग, हमेशा याद रखिएगा, उपभोग व्यय। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित होती है नर्क से। किससे? नर्क से। ठीक है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत आकलन किया है। कितना किया है? 37.2%। ठीक है, 37.2%। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे सचिन तेंदुलकर। याद रखिएगा, कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। आगे देखिए, भारत में गरीबी रेखा के आकलन किया जाता है, किस पे किया जाता है? लकड़वाला समिति की संतुष्टि के आधार पर। भारत में गरीबी रेखा का आकलन जो होता है लकड़वाला समिति के आधार पर किया जाता है। भारत में वह राज्य जिसमें गरीबी रेखा अधिक शिक्षित बेरोजगारी प्रतिशत, वो केरल में, क्योंकि केरल में जो होता है 99% लोग प्रशिक्षित, मतलब शिक्षित है। सबसे ज्यादा जो होती है शिक्षित जो वाला राज्य जो होता है वो केरल है, इसलिए जो होता है वहाँ शिक्षित के आधार पर जो होता है बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे अधिक हो है। ठीक है, 1994 से 2007 के दौरान गठित भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार में समृद्धि है, गिरावट देखी गई है। क्या है ये? गिरावट आई है। भारत में बेरोजगारी मापन की वह निधि जो NSSO, ठीक है, नेशनल जो होता है स्टैटिक्स जो होता है सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जाती है। चालू मासिक स्तर ये नहीं लाया जाता। ठीक है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर मान लीजिए कि एक बीसे खेत को जो होता है, एक बिस्वा खेत है, उसको एक दिन में एक दो आदमी कार्य कर सकते हैं, लेकिन घर भर उसमें लगा रहता है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। दूसरी चीज होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये मौसम पर आधारित होती है। ठीक है, और दूसरी तीसरी बात होती है कृषि में जो होता है, यहाँ पर जो होता है जब कटाई बुनाई दवाई के बेला आता है तभी जो होता है रोजगार जो होता है, रोपाई होने लगी तब जाके बेरोजगारी जो रोजगार मिलता है, नहीं तो फिर जो होता है रोजगार नहीं मिलता है। दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिदिन सर्वेक्षण 21वें के दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है कितनी है? 8% है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है पंजाब। ठीक है, कौन राज्य? पंजाब। अधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुपोषण ज्यादा है, इसलिए भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में $2 प्रतिदिन कम अर्जित करने वाला जनसंख्या प्रतिशत है कौन सा? 80%। कितना? 80% होता है। असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, इसके द्वारा असमानता नहीं घट जाती है। अगला है कृषि संबंधित जो होता है एग्रीकल्चर
स्कीम जो परियोजनाएं हैं या सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, पेंशन और बीमा लाभ। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, क्या गरीबी क्षेत्र में जो जो ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को जो होता है आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके घटक कितने हैं? 4 घटक हैं। ठीक है, इसके कितने घटक हैं? 4 घटक हैं। भारत सरकार द्वारा जो होता है, भारत सरकार के कृषि सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? 2011-12 में। हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? जल संचयन प्रबंधन समर्थन से। हरियाली कार्यक्रम का संबंध जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसे आप कह सकते हैं NHM, आच्छादित होता है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। क्या? उत्तर प्रदेश में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी 1998-99 को। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99। आगे देखेंगे, कृषि आय बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो कृषि के लिए बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था? 2003 और 4 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1999-2000 में। यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुआ था। यहाँ कृषि आय बीमा योजना, क्या? कृषि आय बीमा योजना प्रारंभ किया गया था। आगे देखेंगे, मध्याह्न भोजन योजना हेतु प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, मध्याह्न भोजन जिसे मिड डे मील कह सकते हैं, मिड डे मील योजना प्रबंधन वित्तीय व्यवस्था की जाती है किसके द्वारा? मानव विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इस योजना में निहित उपदान का भार कम हो सकता है। क्या हो सकता है? कम हो सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है, क्या? मोटा अनाज। 1995 से मध्याह्न योजना चलाई जा रही है किसे? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु। किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ था अगस्त 2007 में। अगस्त 2007 में जो होता है प्रभावी हुआ था। मिड डे मील योजना अब प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी मिड डे मील योजना? 1995 में। मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी 1995 में। मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है कौन? ठेकेदार। ठेकेदार नहीं करता। वित्तीय वर्ष संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि योजना को खरीफ फसल पर लागू किया गया था। कब? 2005 और 6 में। इको मार्क योजना कौन? इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ता को ऐसे उत्पाद को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरण प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है। क्या नहीं है? औषधि और प्रतिजैविक, ये नहीं है। औषधि और प्रतिजैविक नहीं है। आगे देखिए, स्वास्थ्य संबंधी क्वेश्चन, हेल्थ रिलेटेड स्कीम योजनाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंधित लक्ष्य है 2014 में 30 प्रति हजार पे जीवित जन्म रखा गया था। अब तो कम हो गया है, अब नए आंकड़े आ चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ करने का वर्ष क्या है? 2005 है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना शुरू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है स्वच्छ या स्वजल धारा योजना को। निर्मल ग्रामीण पुरस्कार या निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना के उद्देश्य क्या है? शौच, ठीक है, स्वच्छता से। निर्मल ग्राम पुरस्कार स्वच्छता से। आगे देखेंगे, शिक्षा संबंधी योजनाएं। ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिलान के लिए आएगा आपको। सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया था? 2001 में। साक्षर भारत मिशन कब चलाया गया? 2009 में। ठीक है, याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान 2001 कई बार क्वेश्चन पूछा गया, PCS में भी क्वेश्चन पूछा गया। साक्षर भारत योजना मिशन जो होता कब चलाया गया? 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चलाया गया? 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब चलाया गया? 1988 में।
याद रखिएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था 1987 में चला गया। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को शामिल किया गया। 6 से 14 वर्ष, पहले आर्टिकल 45 था, ठीक है, फिर अनुच्छेद 21A में जो होता है शामिल किया गया है सर्व शिक्षा जो होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। आगे देखेंगे, महिला और वृद्ध योजनाओं के लिए जो होता है क्या फार्मूला है, 75% ग्रामीण 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। कौन सा? महिला वृद्ध एवं बाल कल्याण संबंधी योजनाओं के। महिलाओं के और बच्चों को पोषण सहायता पर विशेष ध्यान देना है। 18 वर्ष से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ये सभी कथन कहाँ पर होंगे? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संदर्भित है। कहाँ पर? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संदर्भित है। जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करने से संबंधित है। कौन सा? स्वधार योजना, ठीक है। स्वधार योजना क्या है? कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए बनाया गया है। याद रखिएगा, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए बनाया गया है। आगे चलेंगे, ग्रामीण उन्मूलन रोजगार कल्याण संबंधी योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए सम्मिलित कार्यक्रम नहीं है। कौन नहीं है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये इसमें नहीं शामिल है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? सामान्यतः स्थिति या सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी। भारत निर्माण योजना की घोषणा जिस वर्ष बजट में की गई थी वो क्या थी? 2005 और 6 में की गई थी। भारत निर्माण योजना 6, इसमें योजनाएं संभाली गई थी, ठीक है, कि 6 मूल उद्देश्य थे। आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास में देख लीजिएगा। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है? मनरेगा, ठीक है। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है? मनरेगा है। आगे देखेंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई थी। कब लागू की गई? बहुत बार पूछा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम कब? 1999 में। कब लागू हुई थी? 1999 में। श्रमेव जयते कार्यक्रम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रमेव जयते कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना संबंधित है। स्वाभिमान योजना संबंधित है ग्रामीण बैंकों से। स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी 2010 में। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है? 2015 से 22 तक थी। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को, क्या इसको? भूमिहीन श्रमिकों से जो गरीबी नेचा के नीचे रहने वाले हैं। राजीव आवास योजना का लक्ष्य है मलिन बस्ती को मुक्त भारत। मलिन बस्ती मुक्त भारत। राजीव आवास योजना, मलिन बस्ती मुक्त भारत। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की सहायता की। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य अति गरीबी हेतु व्यवस्था या वृद्धावस्था पेंशन से ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये सभी ध्येय प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का है। किसका है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है क्या? लघु उद्योग। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है क्या? जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना जो होता है यहाँ पर JRY। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया था कब? 1948 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी कब? 1999। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसको। आगे देखेंगे, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोर्स जो होता है जिसे कोर्स के अंतर्गत नहीं आता, ग्रामीण उद्योग नहीं आएगा, ठीक है। JNNURM योजना के साथ संबंध नहीं है। हेरिटेज क्षेत्र का विकास। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताओं पूरा करना, ठीक है, जो शहरी अधोसंरचना में सुधार हेतु लाया गया था।
भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है, ग्रामीण स्वच्छता नहीं है, ठीक है, जो 2005 और 6 में शुरू किया गया था। आगे देखेंगे, यूपी यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान को नहीं सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार एक कार्यक्रम के सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य रखा है, विजन 2022। ग्रामीण अवस्थापना के क्षेत्रों में से केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है। क्या नहीं है? सफाई का प्रबंध करना। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है, भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतकरण। ये 6 योजनाएं हमने बताया है ना, उसमें देखो 3 हो गया, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1993 में। भारत निर्माण का अंश नहीं है, कृषि पर आधारित उद्योग भारत का अंश निर्माण पर नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे, ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं, जो सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का उद्देश्य क्या है? उन्हें आश्रय बीमा योजना का है, ठीक है। 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 52%, लगभग 53% होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ हुआ था अप्रैल 1999 में। कई बार देखिए क्वेश्चन पूछा गया, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना स्वरोजगार कई बार पूछा गया। कौशल विकास का पहल क्रियाशील हुआ था कब? अप्रैल 2010 में। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी है उसकी संख्या कितनी है? 100 दिन है। मनरेगा वर्तमान में 150 दिन रखा गया, ठीक है। वर्तमान में कितना? 150 दिन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया था कब? 200 जिलों में लागू किया गया था प्रारंभ में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना 1999। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ गया। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण सामाजिक आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये सभी उद्देश्य किसके हैं? जवाहर रोजगार योजना के सभी उद्देश्य हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे देखेंगे। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है किससे है? दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। किससे है? ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम हुआ, आधार कार्ड शुरू किया गया था। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना की पर्यायवाची है अधिसूचना विकास का दृष्टिकोण की, अधिसूचना विकास दृष्टिकोण की। आगे देखेंगे, एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। क्या नहीं? सामाजिक बानकी नहीं है। विजन 2022 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित होते आर्थिक विकास से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कितने दिन के? 100 दिनों की गारंटी देता है, ठीक है। भारत निर्माण के अंतर्गत शामिल नहीं है, ग्रामीण चिकित्सालय को शामिल नहीं किया गया। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है योजना संबंधित। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, ठीक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में, ठीक है। सारी योजनाएं देखें, बहुत सारी योजनाएं जो आपको मिलेंगी वो सब जो था 2014 के पहले सभी योजनाएं हैं। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, रोजगार गारंटी योजना 1993, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना जो होता है 2000 में, ये भी ऊपर लिखा गया मिलान करने के लिए, ठीक है। अगला है स्व जलधारा योजना ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए, ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए होता है। हरियाली योजना वाटर शेड प्रबंधन के लिए चलाई गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगारों के लिए चलाई गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए चलाई गई थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया कितने? मोरिस ने किया था। भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाला सूचकांक क्या है? आपका निफ्टी सूचकांक है। कौन है? निफ्टी सूचकांक। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है फसल सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का एक हिस्सा नहीं होता है कौन? स्वास्थ्य एवं पोषण नहीं है, स्वास्थ्य एवं पोषण नहीं है। मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य है कौन? केरल। ठीक है, केरल। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने एक विषमता सूचकांक विकसित किया है। इसमें सम्मिलित नहीं किया गया स्वरोजगार अर्थात रोजगार का स्तर नहीं किया गया है। मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर। HPI-2 मानव निर्धनता सूचकांक में विचार किया जाता है सामाजिक अपवर्जन पर। ठीक है, औद्योगिक श्रमिकों के जो होता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार क्या है? 2010 और 11। भारत सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या करती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे अधिक भार दिया जाता है विनिर्मित उत्पाद पर। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर दिया 2004-5। वर्तमान में कौन है? 2011-12। देखिए 1909 में हटाया गया, 93-94 किया था, वहां से हटाकर 2004-5 आधार वर्ष थोक मूल्य सूचकांक का, फिर जो होता है इस समय 2011 और 12 कर दिया गया। यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बना है 10 प्रतियों का बना है, इंडिकेटर से 10 इंडिकेटर से बना हुआ है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, उद्योक्ता में वृद्धि और कुशलता में विकास। ठीक है, BSI सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव मापने का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या कितनी है? 30 है। कितनी रखी गई? 30 रखी गई। ठीक है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है प्रति व्यक्ति आय लिंगानुपात। ठीक है, स्विस बैंकिंग समूह क्रेडिट स्विस द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल वेल्थ डेटा बुक 2014 के अनुसार वर्तमान में 10% धनी लोगों के पास देश का कुल संपत्ति कितना है? 75%। कितना संपत्ति है कुल? टोटल 75% है 10% धनी लोगों के पास। ग्लोबल हेल्थ डाटा बुक 2014 के अनुसार जो था। अगला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित क्वेश्चन पे व्याख्या करेंगे। चलिए, आयात निर्यात की दिशा दशा की बात करें। शुद्ध निर्यात बराबर होता है आयात निर्यात और आयात के। व्यापार की मात्रा घटाता है आयात कर। साख पत्र दिया जाता है आयातकर्ता के द्वारा। ठीक है, आयातकर्ता की प्रक्रिया आरंभ होती है इंडेट से। ठीक है, इंडेट से। भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार करता है OECD देशों के साथ। 2018-19 में भारत में आयात सबसे बड़े मद हैं पेट्रोलियम पदार्थ, स्वर्ण, मोती, मूल्यवान अर्धमूल्यवान पत्थर, पेट्रोलियम उत्पाद। भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है किससे? चीन से। किससे? चीन से। भारत का 50% से अधिक आयात आता है एशियाई क्षेत्रों से। किससे? एशियाई देशों से। पिछले कुछ वर्षों में भारत का आयात की सूची में सबसे अधिक स्थान ले रखा है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम निर्मित उत्पाद से। ठीक है, विदेशी व्यापार शेष भारत का चालू खाते पर व्यापार अधिक है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ।
ठीक है। वर्तमान में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चीन का हो चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे। वर्तमान में मूल्य की दृष्टि से भारतीय आयात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद क्या है? पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ है। भारत चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश कौन है? जर्मनी भारत से निर्यात करता है। वर्ष 2018-19 में भारत आयात में सर्वाधिक हिस्सा है। किसका है आयात? कहाँ से करता है? चीन, यूएस से, यूएई। इस समय जो था रूस से सबसे ज्यादा आयात किया जाता है, रूस। 2009-10 में भारत के आयातों का सबसे बड़ा क्षेत्र है एशिया तथा आसियान क्षेत्र। भारत का मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही पेट्रोल एवं खाद्य तेल। साख पत्र उत्पन्न प्रस्तुत किया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में स्पष्टतः समानतः जो होता है निर्यात नहीं किया जाता है, दाल नहीं निर्यात किया जाता है। ठीक है, 2004-5 में भारत जो होता है भारत के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा किसका था? विनिर्मित वस्तुएं। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक है 2004-5 में। भारत निर्यात की परंपरागत वस्तु रही है जूट उत्पाद। ईसीजी संबंधित है निर्यात वित्तीय एवं बीमा क्षेत्र से। ठीक है, ईसीजी संबंधित है, ठीक है, निर्यात वित्तीय एवं बीमा क्षेत्र से। भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मद रही, हमने बताया, पेट्रोलियम, मोती मूल्यवान, अर्धमूल्यवान पत्थर से होता है। ठीक है, भारत निर्यात का सबसे बड़ा भाग भेजा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, हांगकांग। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? मतलब सेवा क्षेत्र से जुड़ा, सेवाओं का निर्यात अदृश्य कहलाता है। आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर अर्थात शुल्क, सीमा शुल्क। भारत में आयात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है निर्यात साख एवं गारंटी निगम के द्वारा। ठीक है, भारत के निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा किसका है? हीरे जवाहरात एवं आभूषण का। ठीक है, हीरे जवाहरात एवं आभूषण का। भारत के कुल निर्यातों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अंश है कितना? 15%। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का अधिनियम प्रभावित होता है 2006। क्या करता है? 2006 जो होता है प्रभावित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। वर्तमान में विश्व व्यापार में भारत का अधिभाग लगभग कितना है? 1% है। विशिष्ट आर्थिक मेखला नहीं है क्या? चेन्नई विशेष नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र कितना? अप्रैल 2000 में। सेज का उद्देश्य क्या है? निर्यात में वृद्धि, विदेशी मुद्रा अर्जित करना और भुगतान संतुलन धनात्मक करना होगा। सुपर 301 किससे संबंधित है? अर्थात मुक्त व्यापार के अवरोधों से संबंधित है। यह अमेरिका व्यापार कानून की वह धारा है जो उसे आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। सुपर 301। सुपर बाजार होता है एक उच्च गुणवत्ता बहुमूल्य वस्तुओं के विकास का संगठन। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। एंट्री पार्ट व्यापार का तात्पर्य क्या है? निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। फेमा को अंतिम रूप लागू किया गया था कब? 2000 में। ठीक है, अंतिम रूप कब किया गया? 2000 में, 2002 में, सॉरी, फेमा जो लागू किया था 2002 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार क्या है? यूएस से। भारत में कुल व्यापार में चीन का अंश धीरे धीरे क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बढ़ क्या रहा है? बहुत ज्यादा बढ़ गया। वाणिज्यिक विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि से भारत विश्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी बनना चाहता 2020 तक। क्रेता बाजार कहलाता है मांग में पूर्ति अधिक होती है, मांग से पूर्ति अधिक होती है। वर्ष 2009-10 में भारत के निर्यातों में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका रहा? यूएई का। किसका रहा? यूएई का। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है उसका प्रभाव क्या होगा? आयात महंगे हो जाते हैं, निर्यात सस्ते हो जाते हैं। आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। नई विदेशी व्यापार नीति का उद्देश्य विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी को वर्ष 2009 तक करने का लक्ष्य 1.5%। ठीक है,
भारत सरकार की नई विदेशी व्यापार नीति की समयावधियां कितनी है? समयावधि तो 2004 या 9 होता है। ठीक है। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया था कि हाँ, सूरत में। ठीक है। पेटेंट कानून कब लागू हुआ था? 1972 में। भारतीय पेटेंट कानून 1972 में। ठीक है। तो चलिए, आपको इतना भुगतान संतुलन से कल जो होता है, यहाँ से पॉइंट कल पढ़ाते हैं। 10 पॉइंट हैं इसमें, ये सारे पॉइंट को ये व्याख्या कल करते हैं।